हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इसमें आपके पास दो एक्सरसाइजेज हैं, 13.1 एंड 13.2। तो जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें तो डायरेक्ट की कहानी है और 13.2 में जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शंस की कहानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट क्या है और ये इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या है। ठीक है, इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं कई बार। तो सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो जो डायरेक्ट है, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं और ये है आपके पास कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूँ कि दो क्वांटिटी हैं आपके पास, एक x है और एक है y। ठीक है, ध्यान से समझना। तो डायरेक्ट होती है कहानी कि जिसमें x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हों, वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर दोनों ही चीज़ें क्या हो रही हों, डिक्रीज हो रही हों, वो क्या होता है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ रहे हो। अब जैसे हम बात करें अगर इन्वर्स की, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है आपके पास, इसमें भी अगर हम बात करें कि दो क्वांटिटी हैं आपके पास, एक x है और एक y है, इसमें क्या होगा, एक इंक्रीज कर रही है अगर तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, या ये वाली क्या करे, इंक्रीज कर ले तो ये वाली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब उल्टा है। तो इन्वर्स में तो ये कहानी है। डायरेक्ट में क्या कहानी है, या तो दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें। यहां पर क्या होती है, एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, पहले डायरेक्ट का समझते हैं। देखो जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं 1 चॉकलेट और इधर ये कॉस्ट दी हुई है 10 रुपीज़ की। ठीक है, 2 चॉकलेट्स हैं तो 20, 3 चॉकलेट्स हैं तो 30, 4 हैं तो 40। तो ये देखो अगर मैं ये x सेलेक्ट कर लूँ और ये क्या कर लूँ मैं y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है और y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। लेकिन सिर्फ इसी बात से हम ये नहीं देख सकते कि इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको बोल दें कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो हम बोल दें इसको कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज होना चाहिए वो भी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट का है, ठीक है, तो x अपॉन में y करेंगे हम, तो ये वाला क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ये हो गया x1, ये x2, ये x3 और ये हो गया x4। ऐसे ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3 और ये क्या हो गया y4। तो इसमें x अपॉन में y जब हम कर रहे हैं तो ये होगा आपके पास x1 अपॉन में y1। समझ रहे हो। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि x1 अपॉन में y1 जो होगा वो आपका इक्वल होगा किसके, x2 अपॉन में y2 के, इक्वल टू में x3 अपॉन में y3 के। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। और सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, अगर ये कहने का मतलब है यहाँ सेम प्रोपोर्शन हम कैसे चेक करेंगे कि जैसे मान लो x1 अपॉन में y1 किया मैंने, तो x1 अपॉन में y1 करके कितना आ रहा है, 1 अपॉन में 10 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, x2 अपॉन में y2 भी देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x2 है 2 और y2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये भी देख लो कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। तो यानी कि जो x अपॉन में y हम कर रहे हैं वो सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिसको मैंने लिख दिया k है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 1/10 है सबकी वैल्यू। x2/y2 करूँ, चाहे मैं x3 अपॉन में y3 करूँ, यहाँ भी सेम आएगी वैल्यू। देखो जैसे ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 30, 3x3 और ये 30, तो ये भी कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही x4 y4 करेंगे, ये भी 1/10 आना चाहिए, 4 अपॉन में 40, ये भी कितना आ गया 1/10 आ गया। तो यानी कि ये सब कुछ सेम आ रहा है। तो यानी कि x1 अपॉन में y1 इक्वल है x2 अपॉन में y2 इक्वल टू है x3 अपॉन में y3 एंड इक्वल टू x4 अपॉन में y4। ये सब वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब आप कह सकते हो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सिर्फ ये देख के नहीं बोल सकते कि ये भी इंक्रीज है ये भी इंक्रीज है तो हम बोलते हैं डायरेक्ट है। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ डायरेक्ट का है, लेकिन पूरा श्योर कैसे होंगे आप, सबको डिवाइड करो, यहाँ x1 अपॉन में y1 करो, 1/10 आ रहा है। ठीक है, जिसको मैंने बोला कि x/y k है, तो यानी कि यहाँ पर सब x/y करके जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि x अपॉन में y इक्वल टू k, मतलब k यहाँ पर क्या है 1/10 है। ठीक है, और x/y क्या हो जाएंगे यहाँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये सब कितना है 1/10 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है, अब इसमें जैसे क्वेश्चन में होगा आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स ये थी आपके पास और कॉस्ट ये थी। अब जैसे मान लो वो कह दे आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स यहाँ 10 है और बताओ कॉस्ट यहाँ पर ये कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, देखो इससे पिछली वैल्यू ले लो, या तो x4 अपॉन में y4, या यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो आप, क्योंकि ये डायरेक्ट का केस है, ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं यहाँ x4 y4 करूँगा इक्वल टू उसको क्या कर दूंगा, ये x5 ले लूँगा और ये क्या ले लूँगा मैं y5 ले लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा x5 y5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो x4 कितना है 4 है, y4 कितना है यहाँ पर 40 है, इक्वल टू में x5 है 10
और y5 कितना है हमारे पास अभी निकालना है, इसको मान लो आप क्या ले लो, y5 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखो y5 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 4y5, ये इधर जाएगा, और 14 × 10 कितना होता है, 400 होता है। तो y5 कितना आ जाएगा, देखो 400 अपॉन में 4 कितना आ गया, समझ रहे हो ना, 4 नीचे आएगा तो ये 100 आ गया, तो यहाँ वैल्यू आ गई 100। और वैसे भी देख लो, एक चॉकलेट अगर 10 रुपीज़ की है तो 10 चॉकलेट्स कितनी की होंगी, 100 रुपीज़ की होंगी, तो वो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। बताओ समझ में आया कुछ? बिल्कुल सिंपल सी कहानी क्या है डायरेक्ट की। पहले तो ये देखना है आपको कि दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पर देखो दोनों ही इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट की हमने बात कह दी। लेकिन श्योर कब होगे आप कि ये डायरेक्ट का ही केस है, जब आप इनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, एक्स अपॉन में वाई जो होगा हमारा वो सेम आना चाहिए सभी केसेस में। x1/y1 भी जो है, जैसे हमने यहाँ पर किया, x1/y1 भी 1/10 आया, x2/y2 भी 1/10 आया, x3/y3 भी 1/10 आया, और x4/y4 भी 1/10 आया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर यहाँ एक भी वैल्यू जो है हमारी अलग आ जाए तो ये डायरेक्ट का केस नहीं है, चाहे वो इंक्रीज़ भी हो रहा हो, चाहे वो दोनों डिक्रीज़ भी हो रहे हो। समझ रहे हो बात को या नहीं? अब कहीं मुझे कहते डिक्रीज़ का केस कैसा हो, डिक्रीज़ में ये उल्टा दे देता, 10 ऊपर लिख देता यहाँ, और ये वाला 100 यहाँ आ जाता, 4 यहाँ आ जाता, और ये 40 इधर आ जाता। मतलब ये ऐसे हो जाता, 4 का 40 और 3 का ये 30, 2 का 20 और 1 का ये 10, ऐसे आ जाता। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? ठीक है। और यहाँ पर होता 5, या यहाँ पर जो हमने 10 का लिया 10, और ये डैश 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 होता। तो ये भी चीज़ क्या है, डिक्रीज़ की है। देखो हमें पता चल रही है ये चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, ये भी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट का केस है। लेकिन फिर वही रेशो देखो, रेशो सेम आ रही है सभी की, तो वो डायरेक्ट का है। नहीं आ रही है तो वो डायरेक्ट का केस नहीं है, चाहे वो इंक्रीज़ हो रही हो दोनों, चाहे वो डिक्रीज़ हो रही हो। तो आपको ये फंडा जो है याद रखना है, इंक्रीज़ भी हो रही हो दोनों या डिक्रीज़ भी हो रही हो दोनों, ये है पहला आपको सोचने का पॉइंट कि हाँ ये डायरेक्ट का केस है। फिर आपने क्या चेक करना है उसके अंदर, उनका प्रोपोर्शन सेम है कि नहीं है, उसका मैंने तरीका आपको बताया, ये सेम है तो वो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अगर जैसे यहाँ पर हमने कहा ये 10 दिया हुआ है और यहाँ डैश डैश डाला हुआ है, फिर सोल्व करने का तरीका क्या है, इनको x4 अपॉन में y4 इज इक्वल टू में क्या कर दो, x5 अपॉन में y5। समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो x5/y5 भी जो होगा वो क्या होगा, सेम ही आना चाहिए, 1/10 ही आना चाहिए, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। कि जैसे मान लो हमने किसी एक का निकाल लिया, x/y किया, x1/y1 इक्वल टू 1/10 किया, ठीक है, ये हो गया हमारा k हो गया मान लो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो x5 अपॉन में y5 किया, ये भी k के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। k कितना आया हमारा 1/10 आया, और x5 कितना है हमारे पास 10 है, और y5 हमें निकालना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, देखो y5 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 10 × 10 100 आ जाएगा। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कि कोई भी एक रेशियो ले लो यहाँ से, जैसे x1/y1 लेता मैं, अगर देखो मैं यहाँ x1 अपॉन में y1 लेता एंड इक्वल टू मैं लेता x5/y5, तब भी आ जाता। ये 1/10 होता x1/y1, x5 हमारा 10 है, y5 निकल जाता, y5 इधर जाता, 10 × 10 में क्या होता 100 आता। ऐसे ही आप ये भी ले सकते हो 2/20 इज इक्वल टू में 10/100। ऐसे ही 4/40 लिया था मैंने यहाँ पर, और ये वाला x5 अपॉन में y5 लिया था। तो मतलब आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, किसी के भी आप इक्वल कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका कि आपको याद रहे कहानी, उसका मैं बता देता हूँ कि अगर वो पूछे कि ये बताओ डायरेक्ट का केस है या नहीं है, तब आपने क्या देखनी है, रेशो देखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो आप करोगे x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, देखोगे सेम है तो है, नहीं है सेम तो नहीं है, ठीक है। फिर अब तक कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ ये 10 दिया हुआ और यहाँ डैश डैश डाला हुआ है, तो फिर कुछ नहीं करना है, पहले वाला ले लो x4/y4, या जो भी आपको वैल्यूज़ पूरी गिवन हो, जो मिसिंग ना हो वो ले लो, ठीक है। तो यहाँ x4/y4 ले लो एंड इक्वल टू x5/y5 ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये था डायरेक्ट का केस, ठीक है। अब हम थोड़े से इन्वर्स को अगर हम डिस्कस करें, इन्वर्स में मैंने आपको क्या कहा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ करेगी, या एक डिक्रीज़ कर रही है दूसरी इंक्रीज़ करेगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया इन्वर्स का कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। टोटल चॉकलेट्स मान लो आपके पास 20 हैं, ठीक, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर एक ही चिल्ड्रन है तो ऑब्वियस बात है उसे 20 दे दोगे, 2 चिल्ड्रन है तो ऑब्वियस बात है कितने कितने होंगे उनके पास, 10 दे दोगे उनको। 4 चिल्ड्रन हैं अगर तो 5 दे दोगे, है ना, 5 एक को 5 एक को 5 एक को 5 एक को, कितनी हो गई 20 हो गई। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये इस तरीके से दिखाई हुई है, देखो चिल्ड्रन इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, और ये वाले क्या हो रहे हैं, देख लो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को या नहीं? ये डिक्रीज हैं और ये वाले क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे हम नीचे आ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, और ये वाले क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये मान लो x है और ये है y, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि ये केस किसका है, इन्वर्स का है। लेकिन इसमें भी तरीका क्या है, इनके भी आपको निकालने का, अगर आपको देखना है कि सेम है या नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जैसे डायरेक्ट के केस में तो अपॉन में करते थे, x अपॉन में y करते थे, यहाँ होगा x इंटू में y इक्वल टू k, यानी कि जो भी टर्म होगी
ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्स के केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करके सेम रहनी चाहिए वैल्यू। जैसे 1 इंटू में 20, जैसे मान लो ये हो गया x1, ये x2, ये x3, ये हो गया y1, y2, y3। तो यहाँ पर x इंटू वाई यानी कि x1 इंटू में y1 करेंगे तो वो कितना होगा, देखो 2 इंटू में 10 कितना आ रहा है, x1 y1 करना है ना, तो 1 इंटू में 20 कर लो, पहले 1 इंटू में 20 कर लो, कितना बनेगा 20 बनेगा। फिर x2 y2 कर लो, 2 इंटू में 10 देख लो, ये भी कितना बनेगा 20 बनेगा। फिर 4 इंटू में 5 कर लो, ये भी कितना बनेगा 20 बनेगा। तो यहाँ भी वही कहानी है, ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो आप कह दो कि हाँ ये इन्वर्स है। वो बस पहला पॉइंट है सोचने। उसके बाद क्या मतलब, यहाँ प्रोडक्ट देख लो, ठीक है ना, क्योंकि रेशो देखते थे अपॉन में देखते थे हम डायरेक्ट में, और यहाँ क्या देखना है हमने, प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर सेम रहना चाहिए। तो x1 y1 ये सेम है, x2 y2 सेम है, x3 y3 वाला भी सेम है। तो ये प्रोडक्ट देख लो सेम आ रहा है, तो ये क्या है, इन्वर्स का केस है। ठीक है, बस याद रखना है डायरेक्ट में अपॉन में होता है और इन्वर्स में मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, अब इसी में ही जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि मान लो 10 चिल्ड्रंस हैं, अब कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे चॉकलेट्स, कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, टोटल 20 हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन को ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 चॉकलेट्स दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सोचो अगर हम, ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें रेशियो सेम होती है। ठीक है, अब इस तरह अगर आ जाए निकालने के लिए तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे हम, x3 y3 इक्वल टू में क्या कर देंगे, x4 y4 कर देंगे। यहाँ x4 ले लो, ये क्या ले लो, y4 ले लो। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्योंकि देखो कर क्या रहे हैं हम इसमें, देखो x3 y3 कितना है, 4 इंटू में 5 है, तो ये इक्वली, चाहे यहाँ मैं x2 y2 रख देता, यहाँ x1 y1 रख देता। ठीक है, ये चीज़ सेम ही रहनी थी। ठीक है, इस वजह से हमने कहा कि ये सेम रहती है तो किसी के भी इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पिछले वाला ही लेता हूँ हमेशा। तो 4 इंटू 5 कर दिया हमने, x4 कितना है 10 है, y4 निकालना है। तो देखो y4 यहीं रहेगा, 4 इंटू में 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, तो y4 कितना आ गया 2 आ गया। क्या इतनी बात आई है समझ में या नहीं? यहाँ 2 आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब जैसे मैंने कहा आपको कि x3 y3 के इक्वल रखा, जैसे हमने बोला x y k है, यहाँ k कितना आया था, ये 20 आया था, तो मैं इसको 20 के भी इक्वल रख सकता था। x y इक्वल टू k है ना, तो x1 यहाँ कौन सा निकालना है हमें, x4 y4 वैल्यू है हमारे पास। ठीक है ना, x4 कितना है 10 है, y4 निकालना है, तो ये 20 हो गया, y4 यहाँ रखो, 20/10 कर दो, 10 2 सा, तो इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा कि ये एक्स वाई इक्वल टू के कहाँ लगाओ, जब आपको क्या करना है, पता करना है कि इन्वर्स है या नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स है या नहीं है, पहला तो ये एक इंक्रीज एक डिक्रीज। फिर दूसरा केस ये होता है एक्स वाई इक्वल टू के कर दो, तो देख लो सेम आ रहा है सब कुछ तो है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन में एक चीज़ दी है एक चीज़ मिसिंग है तो सिंपली बस पिछले वाली ले लो, x3 इंटू y3 एंड इक्वल टू कर दो x4 इंटू y4, या फिर कोई भी जो मिसिंग टर्म ना हो कोई भी उनको ले लो। जैसे मान लो x2 y2 करता, मैं यहाँ पर x2 y2 करता इक्वल टू x4 y4, तब भी आ जाता आंसर। x2 कितना है 2 है, y2 कितना है 10 है, देख लो ना, इधर तो सेम ही बन रहा है 20, इधर भी सेम ही बन रहा था 20, इस वजह से कह रहा हूँ ये। तो x4 है 10 और ये हो गया y4, तो y4 कितना आ जाएगा 2 इंटू में 10 और ये 10 नीचे आ जाएगा, देख लो 2 ही आ रहा है यहाँ से। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो ये इन्वर्स को हम डिस्कस करेंगे 13.2 में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन होंगे आपके पास डायरेक्ट के होंगे 13.1 में, तो आपको समझ में आ गई होगी बात, और डिटेल आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपको, कहता है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ठीक है, कार पार्किंग के चार्जेस हैं रेलवे स्टेशन पे, 4 आवर्स के हैं, 60, 8 आवर्स के हैं, 100, 12 आवर्स के हैं, 140 एंड 24 आवर्स के हैं, 180। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये मैंने x मान लिया, ये वाला मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखो x इंक्रीज कर रहा है क्या, हाँ इंक्रीज कर रहा है, 4 8 12 24, और यहाँ y इंक्रीज कर रहा है 60 100 140 180, हाँ इंक्रीज तो कर रहा है ये भी। ठीक है, यानी कि x और y दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट में तो हमें लगता है कि ये क्या है, डायरेक्ट का केस है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये चेक करो कि पार्किंग वाले जो चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के, ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो ये आपको कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो रेशो है वो सबकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, बताई थी मैंने आपको बात या नहीं? ठीक है, तो चलो इसको आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ, इसको x2, इसको x3 और इसको x4, और ये वाले को ले लेता हूँ y1 y2 y3 y4। हमें पता है डायरेक्ट के केस में क्या होता है, x बाय वाई इक्वल टू में k होता है, यानी कि सब कुछ सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर x1 अपॉन में जब हम y1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखते हैं, 4 अपॉन में 60 है, 4 x1 है और 60 है y1, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा और ये
तो ये आ रहा है 1/15। तो यानी कि सभी की रेशो क्या आनी चाहिए, 1/15 आनी चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं, इधर x2 करते हैं, इधर y2 करते हैं। x2 कितना है देखो 8 है, और y2 देखो कितना है 100 है। तो देखो यहाँ पर 4 2 8 एंड 4 2 8 एंड 4 5 20, 2/25 तो सो नहीं होता, तो ये तो 2/25 आ गया। तो ये तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा था जब मैंने बेसिक बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही इंक्रीज़ कर रहा है अगर दोनों, तो हम बोल दें कि हाँ डायरेक्ट ही है। रेशो चेक करनी पड़ेगी, सेम आ रही है, सेम आ ही नहीं रही। ठीक है बात। फिर ऐसे ही और चेक कर लो, वैसे तो ज़रूरत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जो है देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ से ही पता चला गया कि सेम नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 12 पाउंड में 140 है। देखो जी 2 6 2 7 एंड 0, 2 3 2 3 6, 2 5 10, 3 और ये नहीं जाता तो 3/35 यहाँ आ रहा है। ठीक है, देख लो बिल्कुल ही अनइक्वल है ये तो। और x4 और y4 कर लेते हैं अब हम, ये है 24 और ये है 180। तो यहाँ पर देखो 2 1 2 2 2 9 2 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, एंड 2 6 2 4 2 5 3 2 3 1 3 5, ये देखो कितना आ रहा है 2/15 आ रहा है। तो ये तो सब कुछ क्या है यहाँ पर अनइक्वल है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, नो होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशो जो है वो सेम है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट का केस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाँ पहले पॉइंट में ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो हो सकता है ये डायरेक्ट का है, लेकिन पूरा श्योर कब होना है, जब उनकी रेशो सेम आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ तो रेशो सेम नहीं आ रही है, तो ये क्या हो गया फिर आंसर इसमें नो आएगा। ठीक है, कह रहा था ना चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, तो आप क्या लिखोगे, नो। ठीक है, और रीज़न इसका अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, रेशियोज आर नॉट सेम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।